ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़माना गवाह है कि प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ हमीद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू है उसका मौजू अमरीका और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर है उस पर हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा अय्यूब बेग साहब, तर्जुमान तंजीम इस्लामी हैं, नाज़िम नशर इशात तंजीम इस्लामी, और जनाब डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब तंजीम इस्लामी के रहनुमा हैं और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। मेरा सवाल पहला आप दोनों हजरात से है। अमरीका इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का असल मकसद था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ हमीद साहब, मेरी ज़ाती राय में ये समिट जो थी ये कसीरुल मकासद थी। अच्छा। इसका यकीनी तौर पर इसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसकी प्रपोज़ल तो अमेरिका की तरफ से आई होगी, लेकिन इसका पुरजोश जो अंदाज में जिसने आगे बढ़ाया होगा इसको वो सऊदी अरेबिया होगा। असल में दोनों के मकासद तो अलग हो सकते हैं, लेकिन ये है कि दोनों के एक जगह जाकर आपस में मफादात जो हैं वो एक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब इस वक्त ईरान के हवाले से बड़ा खौफज़दा है। ईरान की क़ुव्वत के हवाले से आप देखते हैं कि ईरान हर चौथे रोज़ जो है वो किसी न किसी मज़ाइल का तजर्बा करता है। इस हवाले से जब सऊदी अरब जो है वो बहुत खौफज़दा है, क्योंकि आगाज़ ही से सऊदी अरब और ईरान का मामला ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया की इमामत के हवाले से जो है वो बड़ा मुतनाज़ है। वो इसमें एक दूसरे पर सबकत लेना चाहते हैं, वो एक दूसरे को इसमें नीचा दिखाना चाहते हैं। लिहाजा और अमेरिका का क्या था? अमेरिका का मामला ये है कि अमेरिका इस वक्त इंडस्ट्री के लिहाज से, सनत व हिरफत के लिहाज से बहुत सी वजूहात की बिना पर बाकी ममालिक से पीछे रह गया है। मसलन वहाँ लेबर बहुत महंगी हो गई है, वहाँ टैक्सेशन बड़ी हाई है, और जबकि दूसरे ममालिक में ये कम तर है। लिहाजा बाकी उसकी सनत व हरफत जो है वो तो काफ़ी पीछे चली गई, लेकिन उसकी जो है जंगी साजो सामान की आप कह लें, उसकी जो सनत है, वो जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त बहुत अरूज पर है। उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बहुत सी ऐसी चीज़ें बना रहा है जो दूसरे ममालिक नहीं बना सकते। लिहाजा उसका इन्हसार अब सारा जंगी असला बेचने पर है। तो अमेरिका का मकसद होगा कि मैं इस हवाले से, इस बुनियाद पर, इस उज़र की बुनियाद पर कि ईरान का मसला उठाकर, ईरान को हवा बनाकर इसको असला बेचूं। और असला इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा मुआहिदा हुआ है असले का। इससे बड़ा मुआहिदा आज तक दो ममालिक के दरमियान असले का नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा असले का ऑलमोस्ट $400 बिलियन का ये। उसमें कुछ तो असला है, बाकी कुछ और देखिए वो असला से रिलेटेड ही हैं, उसी वाले से हैं। और वो सारी चीज़ें आपने देखा यूरोप की, अमेरिका की जितनी इमदाद होती है वो किसी ना किसी सूरत में अमेरिका ही को वापस जाती है। वो तो खैर है, लेकिन हम ये तो होगी ना डील उनकी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अमेरिका अब सिर्फ ये है कि वो सिर्फ अपनी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है इस हवाले से जंगी साज़ोमान में। तो एक तो सऊदी अरब, दूसरा आपने देखा, अगर आप देखें उसकी तकरीर में ट्रंप की, तो उसने बाकी ममालिक को भी तरगीब दी है जो वहाँ बैठे हुए थे। उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है द नेशंस इन दिस रूम, उसमें उनको भी तरगीब दी है कि वो भी सऊदी अरब की पैरवी करें और असला ख़रीदें इस हवाले से, इसलिए कि अब आपने, अमेरिका आपसे बहुत दूर है, आप अपने दुश्मनों से ख़ुद निपटें। और उसको निपटने का तरीका ये है कि आप पूरी तरह असला से लेस हों। तो लिहाजा दूसरों को भी ये दावत दी है कि वो भी ख़रीदें। इसके अलावा
इसके अलावा ईरान को आइसोलेट करना मकसूद है। अगरचे मेरी ज़ाती राय में अमेरिका ईरान से उतनी बुग़्ज़, उतनी मुखालफत नहीं रखता जितना उसका इजहार कर रहा है, और इजहार करने की वजह यह है ताकि सऊदी अरब का इत्मीनान हासिल कर सके। सऊदी अरब का इत्मीनान हासिल होगा तो ये उसी की वजह से डील हुई। उसके अलावा उसमें सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है। अमेरिका चाहता है कि दहशतगर्दी के मामले में काम उसका हो और मुसलमान ममालिक बंदे इनके मारे जाएं, मुसलमान ममालिक जिनको दहशतगर्द, जो अमेरिका के नुक्ता नज़र से दहशतगर्द हैं, उनको ये मुसलमान ममालिक खुद ही मारे, ताकि उन दहशतगर्दों का जो रिएक्शन हो, जो रद्द-ए-अमल हो, वो अपने ममालिक के ख़िलाफ़ हो, अमेरिका के ख़िलाफ़ ना हो। अमेरिका सारा कुछ पीछे बैठ कर करे। यानी कि नंबर एक तो ये मकसद था कि उसने अपना असलहा बेचना है, बल्कि बाकियों से भी कहा कि तुम भी हमसे ले लो। और नंबर दो कि जो उसकी नज़र में नापसंदीदा लोग हैं अमेरिका की नज़र में, उनको मरवाए ये उन मुसलमान ममालिक की फौजों के जरिए, उनको ये खुद ये मारे, हमें ये काम ना करना पड़े। उसमें दो बातें हैं, अगर मारता है तो रद्द-ए-अमल अमेरिका के ख़िलाफ़ ही आएगा ना, अगर अमेरिका ये करता है। लेकिन जब अपने ममालिक के अपनी फ़ौज ये काम करेंगी तो वो रद्द-ए-अमल अपनी फ़ौज ही के ख़िलाफ़ आएगा। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असल में ट्रंप की विज़िट को इस तरह देखता हूँ कि ट्रंप साहब के प्रेसिडेंसी में 100 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, और इन 100 डेज़ में उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के हवाले से जिन इक़दामात जो उठाए उन्होंने, उनमें उनको अक्सर जगह हज़ीमत उठानी पड़ी। एक तो ये कि उन्होंने वो शुरू ही में अपनी जो प्री इलेक्शन उनकी जो भी स्पीचेस थी उसमें इस्लाम को बड़ा एक टेररिस्ट मज़हब और उसके ख़िलाफ़ बहुत तशद्दुद आमेज़ किस्म के बयानात दिए थे। तो उस हवाले से तो बड़ी एक ये मतलब अबाउट टर्न है उनका। लेकिन उसकी वजह है आम तौर पर जब वो निकलते हैं, अपना 100 डेज़ कंप्लीट हुए हैं, अब उन्होंने को बाहर टूर्स करने थे, दूसरे ममालिक के दौरों पे जाना था, तो अक्सर इससे पेशतर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के रहे हैं वो उनके अपने एलाइज, या तो वो यूरोप का दौरा करते हैं या वो जापान निकल जाते हैं, जापान का एक बहुत बड़ा एलाई है फार ईस्ट में, या ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चले जाते हैं। इन्होंने एक तो अपना वो इमेज जो इनका ख़राब हो रहा था कि जो भी ये कदम उठा रहे हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के हवाले से, वो उनको मतलब वापस लेना गले पड़ रहा था। मतलब 8 मुल्कों पे के लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, वो सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ मतलब स्टे ऑर्डर दे दिया। इस तरह और जो भी कदम उठाए, हेल्थ पॉलिसी जो थी ओबामा की, उसका खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया, वो भी इनके गले पड़ गए अमेरिका में। तो अब ये कोई एक ऐसा कदम उठाना चाह रहे थे कि जिसकी वजह से इनका वो इमेज जो हो वो ठीक हो। 100 डेज़ जो हैं उसके हवाले से आ रहे थे, फर्स्ट 100 डेज़ जो हैं वो मतलब उसके हवाले से बड़ी रेटिंग जो है बहुत डाउन चली गई ट्रंप की। अब ये जो उन्होंने एक स्टेप उठाया, और इसके भी उनके मकासद तो बहुत सारे पीछे हैं, लेकिन एक मकसद जो उन्होंने फौरी तौर पर हल किया कि इस हवाले से अमेरिका में उन पर कोई तनकीद नहीं हुई। अमेरिका में इसको एक अच्छे जेस्चर के तौर पे लिया गया, ख़ास तौर पर इसलिए कि उन्होंने जो अपना एक पहले कदम उठाया कि 7-8 इस्लामी मुल्कों के दाखिले बंद कर दिए, इस्लाम के हवाले से बड़े उन्होंने बयानात जो दिए थे वो कुछ इतने पसंद नहीं किए जा रहे थे। तो अब उन्होंने एक सबसे पहला दौरा जो है वो एक इस्लामी मुल्क, और इस्लामी मुल्क कभी उस मुल्क का दौरा किया कि जिसकी मतलब इस्लामी मुसलमान ममालिक में या मुसलमानों के उसकी एक मुमताज़ मकाम है, उसकी एक हैसियत है। ये एक अलग बात है। साहब एक साहब ने कहा कि वो सऊदी अरब के अपने मकासद थे, उन्होंने बड़ा वेलकम किया, और वो बात की बातें हैं, लेकिन पहला मकसद जो उन्होंने हल किया वो तो यही था कि अपने उस इमेज को ठीक किया उन्होंने, और अमेरिकन पब्लिक की नज़र में भी वो इमेज ज़रा थोड़ा सा बेहतर हुआ उनका। प्लस एडिशनल बेनिफिट कि यहाँ आकर क्या किया उन्होंने, $380 बिलियन के सौदे किए। इमदाद नहीं है, सऊदी अरब की ममलिकत जो है वो $380 बिलियन अगले 3 सालों में खर्च करेगी। उसका एक मेजर हिस्सा जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदने में है। उनकी मेन इकॉनमी जो है वो है ही मिलिट्री हार्डवेयर प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी वो मतलब हार्डवेयर यही है उनकी। तो एक तो ये कि बेचेगा असला, और अपने जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो वहाँ पर एक वो कसाद बाजारी थी, उसका उन्होंने तोड़ कर लिया। 3 साल की तनख्वाहें उनको वहाँ पर जो हैं लोगों की वो उनको मिल जाएंगी। और इसी दौरे में साथ ही मतलब इसराइल का दौरा और वेटिकन का दौरा भी रख लिया। अपनी तरफ से उसने पैगाम ये दिया कि मैं इन तीनों मज़ाहिब के जो हैं मेरे दिल में बड़े अच्छे जज्बात हैं। मैंने अपने निकलते पहले दौरे में इस्लाम के एक मरकज़ में और ज्यू रियासत जो है उसका दौरा कर लिया, और क्रिश्चियन जो है वेटिकन उनका एक मुक़द्दस मकाम है, मैंने इन जगहों का दौरा कर लिया।
तो एक वो इमेज अपना बेहतर करना भी था, एक अपनी इकोनॉमी बेहतर करना कारोबारी था, दौरा भी प्लस अगर आप मतलब ये तो बड़े वो है ना जो ऑन द सरफेस नजर आ रही चीज़ें। आजकल वो वन बेल्ट वन रोड वर्क बड़ा जोर शोर था कि चाइना जो है इतना इन्वेस्ट कर रहा है और पूरी दुनिया के इतने ममालिक को 68 ममालिक को अपने देर असर ले आएगा। उसका भी एक जवाब दिया कि लो तुम इतने मुल्कों के साथ सौदे करके और इतने मुल्कों के साथ करके इतना बिलियन वो कर रहे हो, 124 बिलियन का वो था। मैं एक ही मुल्क का दौरा करके मैंने 380 बिलियन डॉलर के सौदे कर लिए हैं। तो एक वो मतलब अगर उसको देखा जाए काउंटर तो किया, एक तरह काउंटर भी किया है कि जनाब चाइना का जो वो एक ऑफेंसिव था, इकोनॉमिक ऑफेंसिव, उसको अपने मफाद में भी इस्तेमाल किया और उसका एक बड़ा पोलाइट सा जवाब भी दे दिया उसको। ब्रिगेडियर साहब ये इस बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कि उसने ये भी कहा है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है कि 1 मिलियन जॉब्स पैदा होंगे अमेरिकन के लिए इससे तो वही जो उसकी जाहिर है ना, इसी हवाले से उसने अमेरिका वाला इमेज बेहतर कर लिया ना कि अपने इलेक्शन के जो उसके स्लोगन थे जिन पे उसको आमतौर पर बैकफायर कर रहे थे, एक उसने स्टेप ऐसा उठाया है कि उससे वहाँ अमेरिकन पब्लिक में उसकी जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ जाएगी। अच्छा सर, अब एक अहम सवाल, मिल्लत इस्लामिया के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो समिट हुई है या ये जो दौरा था, इसके मुस्बत या मनफी पहलू बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम बात कर रहे हैं, क्या नज़र आते हैं इस पूरे प्रोग्राम के? आसिफ साहब, एक तो जब आप मिल्लत इस्लामिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो शर्म सी महसूस होती है, इसलिए कि हकीकत में इस वक्त मिल्लत इस्लामिया का दुनिया में कोई वजूद नहीं है। 57 मुल्क ऐसे हैं, ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें इस्लामी ममालिक कहा जा सकता है। पहली तो बात यह किसी एक मुल्क में भी वो इस्लामी निज़ाम नहीं है, वो बाकी तमाम ममालिक की तरह इस्लामी मुल्क हैं, इस्लामी ऐसे ममालिक हैं, मुल्क हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। देखिए पॉजिटिव इसमें ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि मुकाबले में जो नेगेटिव बात आई है वो बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत शिद्दत से सामने आई है, और वो है कि ईरान के मामले में कि ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। फिर ये कि ईरान सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क नहीं है, वो एक मसलक का नुमाइंदा है और उस मसलक के तमाम ममालिक उसके साथ है, मसलन शाम, मसलन अब इराक़ का भी काफ़ी, इराक़ का मामला ये है कि वो अमेरिका क्योंकि वहाँ मुसल्लत है, अमेरिका वहाँ जाए तो वो दोनों तरफ जो है साथ देता है। अलबत्ता ये कि हिज़्बुल्लाह है लबनान में, तो ये एक मसलक को जो अलग कर दिया गया है, ये कहना चाहिए कि इस्लाम के हवाले से, हमारे दीन के हवाले से, हमारे मज़हब के हवाले से ये ज़हर कातिल है। ये बहुत, यानी कि ये तो मनफी पहलू, मुसलमानों को आपस में लड़ाने की एक बड़ी शानदार कोशिश की गई है, यानी मसले की बुनियादों पर मुसलमानों को बिल्कुल डिवाइड करके। हालांकि अमेरिका की कोई ईरान से इतनी मुखालफत नहीं है अभी पिछली जो वैसे अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बड़े अजीब हैं, अगर हम अजीब का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि बुराई एक दूसरे की खूब करते हैं लेकिन कोई एक्शन एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लिया, ना ईरान ने कभी अमेरिका के खिलाफ लिया, ना कभी अमेरिका ने ईरान में भी नारे लगते हैं, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर शैतान, शैतान कबीर उन्हें कहते हैं, लेकिन शैतान बुजुर्ग कुछ नहीं किया, शैतान बुजुर्ग उसे कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। इसी तरह अमेरिका ने पिछले दिनों में उस पर पाबंदियां लगाई हुई थी कि उनके एटॉमिक प्लांट के हवाले से कि जो आपका जो एटॉमिक प्रोग्राम चल रहा है, यही कहना चाहिए ओबामा के ज़माने में उस पर सारे उनका पैचअप हो गया था। वो एक बहुत सीरियस उनके इख्तलाफ था, उसे कहना चाहिए कि एटॉमिक मामला जो था वो एक सीरियस इख्तलाफ था, वो ख़त्म हो गया। तो अब हमें कोई संजीदा इख्तलाफ नज़र नहीं आता, नाकाबिले हल इख्तलाफ नज़र नहीं आता। अमेरिका ईरान, फिर अमेरिका क्यों इतना बड़ा स्टैंस ले रहा है सर ईरान के खिलाफ? बड़े बांगे दोहल उसने, ट्रंप ने भी ईरान का जिक्र किया है। तो ये कोई सीरिया में इन्वॉल्वमेंट का हवाला है ना, सीरिया में बशार अल असद की गवर्नमेंट को अमेरिका गिराना चाहता है, अब तक गिरा नहीं पाया, और मेन सपोर्ट जो सीरिया को हासिल है वो ईरान की ही वजह से हासिल है, हिजबुल्लाह लबनान में और ईरान, और इनकी पुष्पनाही फिर रशिया भी इनको हेल्प कर रहा है, और वो उसके लिए बड़ा मसला बना हुआ है वहाँ पर।
ये मतलब है। मैं थोड़ा सा माज़र के साथ इख्तलाफ करूँगा। अमेरिका शाम में बशार अल असद की हुकूमत को गिराना नहीं चाहता, उसको हर वक्त ख़तरे में रखना चाहता है। और फेस वैल्यू है ना, मतलब वहाँ अहले सुन्नत की और अहले तशीह की उनकी जंग, उनका लड़ाई, उनका फसाद चाहता है और इसी यानी कि वो डिवाइड एंड रूल, हाँ, डिवाइड एंड रूल का मसला है, उसी को चाहता है। जब कभी आप देखेंगे बशार अल असद ज़्यादा कमज़ोर होगा तो अमेरिका पीछे हटेगा, और जब कभी वो बागी कमज़ोर होंगे तो अमेरिका आगे आएगा, ताकि ये फसाद, ये खून रेजी जो है ये मुसलमानों के दरमियान जो जारी रहे। वो तो बता ही रहा था ना अभी आपको कि सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स इस तरह है कि वहाँ दाइश है। अब वो दाइश जो है उसके बारे में भी है, ट्रंप साहब का अपना बयान मौजूद है। बल्कि एक मिनट अब नाज़रीन को हम दिखाते हैं कि ट्रंप साहब ने, नाज़रीन, ट्रंप ने अपनी इलेक्शन से पहले आईसिस के बारे में क्या कहा कि उसको किसने बनाया है, आइए देखते हैं। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. जी ब्रिगेडियर साहब, ये आपने वीडियो देखी, अब आप बताइए। दाइश के हवाले से तो इनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि ये ओबामा पे उन्होंने इतराज़ किया था कि मतलब ISIS जो है वो इन्होंने खुद ही इनकी बनाई हुई है, फाउंडर। अच्छा, चीज़ ये है कि दाइश के खिलाफ ईरान भी एक्शन चाहता है, दाइश के खिलाफ रशिया भी एक्शन चाहता है, दाइश के खिलाफ अमेरिका भी एक्शन चाहता है, तो वहाँ मफाद इनके कॉमन हो जाते हैं। असल में सिचुएशन देखिए क्या है, बशार अल असद को गिराना चाहता है या नहीं, लेकिन वो शाम में, एक्चुअली शाम एक वाहिद पावर रह गई थी इसराइल के पड़ोस में जिससे इसराइल को खतरा हो सकता था। तो बेसिकली तो वो अनरेस्ट चाहते हैं, शाम की जो भी कुव्वत थी उसको तोड़ना चाहते थे। उस हवाले से उन्होंने बशार अल असद के ख़िलाफ़ कुछ वो ग्रुप्स खड़े किए, और वो ग्रुप चूँकि बशार अल असद जो है उसका वो अलवी सेक्ट है, वो भी मतलब शिया मसलक के नज़दीक है, बेसिकली वो शिया भी नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी एक हमदर्दी मतलब बनती है। उनके खिलाफ सुन्नियों को खड़ा किया, रेजिस्टेंस ग्रुप्स बनाए, और जब वो रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो थे उनको कुछ मतलब है कामयाबी हासिल होनी शुरू हुई, इधर से दाइश खड़ी कर दी। अब दाइश के खिलाफ बशार अल असद भी है, और बशार अल असद की पुष्पनाई ईरान और रशिया करते हैं। दाइश के खिलाफ टर्की भी है, दाइश पर बमबारी अमेरिका भी जाके कराता है, और केमिकल के बहाने से बशार अल असद के ठिकानों पर बमबारी कर, तो वो तो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन बेसिकली ईरान के अगेंस्ट पहले तो ओबामा साहब की हुकूमत में तो ईरान के साथ उनका एक मुआहदा हो गया, ठीक है कि जी आपने एटॉमिक जो प्रोग्राम उसको कैप कर देंगे, हमने पाबंदियाँ हटा ली। ट्रंप साहब ने उस वक्त भी बयान दिया ईरान के ख़िलाफ़, और चूँकि ईरान के साथ सऊदी अरब का एक बहरहाल वो चल रहा है, दोनों के अलग अपने अपने वो हैं, और सऊदी अरब ने उस मुआहदे के बाद अपने आप को थ्रेटेंड फील किया कि शायद अब सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका हो रहा है। उन्होंने इस ट्रंप को वेलकम किया, और बल्कि और मुल्कों को भी तमाम इस्लामी ममालिक, यानी कि ये तो बेसिकली एक बाकायदा गहरी दरार पैदा हो गई, बना दिया, दो कैंप बन गए, एक जो है वो सऊदी अरब वाला कैंप है और एक है ईरान वाला कैंप है, और इस तरह करके एक उम्मत में एक दरार को मजीद गहरा कर दिया। देखिए, इसमें ईरान भी पीछे नहीं रहा। ईरान ने भी इस समिट से पहले ही एक बयान जारी किया है कि हम किसी वक्त सऊदी अरब को, मक्का और मदीना को निकाल कर बाकी सारे अरब को तबाह कर सकते हैं, हम इस पोजीशन में है। जब ये कहेगा ईरान, जब ईरान की तरफ से ये बात आएगी तो फितरी तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल एक सऊदी अरब में जो हुकूमत है वो दूसरी तरफ तो जाएगी, वो अपना बचाव तो करेगी, अपना तहफ़्फ़ुज़ तो देखेगी, और तहफ़्फ़ुज़ देखने के लिए उनके पास अमेरिका के सिवा है कौन जो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि बात दोनों तरफ से बिगड़ रही है। इस रीजन में ऑयल है, इस रीजन का ऑयल जो है दो रस्तों से, दो नाके हैं एक तरह से, दो वो नैरो पॉइंट्स हैं जिन पे कंट्रोल जो है वो सारे इस खित्ते की जो भी है वो पेट्रोलियम उसको कंट्रोल करते हैं। एक इधर है ये गल्फ़ का जो है, और एक वो रासुल मंदब उधर यमन के कोने पर। रेड सी पर तो सऊदी का कंट्रोल है, गल्फ़ पर भी गल्फ़ स्टेट्स जो हैं उनका कंट्रोल हो गया, लेकिन ईरान बैठा हुआ है चाबहार की, वहाँ अपने वो डेवलप कर रहा है, और वो बिल्कुल उस मुंह पर है खलीज फारिस की। उधर यमन में अगर हूसी जो हैं वो ताकत पकड़ लें तो वो रासुल मंदब को वो कंट्रोल कर सकते हैं, और हूसी जो हैं बकौल सऊदी अरब के उनको पुष्पनाई हासिल है ईरान की। तो एक तरह से सऊदी अरब भी फील कर रहा है कि उसके अपने मफादात भी उन दो पॉइंट्स में ख़तरे में हैं, और बहरहाल अमेरिका की और वेस्ट की इकॉनमी चलती है ऑयल पर है।
तो वो एक तरह से अब सऊदी अरब को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इन्हीं को अब कह रहे हैं कि तुम लोग इनसे लड़ो, बजाय इसके कि अमेरिका खुद आकर अपनी फौजें उतारे, अमेरिका इन्वॉल्व हो, जैसे कि वो इराक में फंस गया था या शाम में उसकी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब उसने ये सबमिट करवा कर इन्हीं की जिम्मेदारी डाल दी है। मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क में उन्हें कहूँगा, वह मुसलमान हुकूमतें, मतलब उनका इस्लाम से कुछ तमाम के तमाम सेकुलर और लिबरल लोग हैं जो हैं, अक्सर जो वो तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो इस जमहूरियत है। मैं तो इस हवाले से यहाँ तक कहूँगा, इज़हार शक है, गलत भी हो सकता है, कि ऐन मुमकिन है कि इस समिट से पहले अमेरिका ने जिस तरह की अमेरिका के, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अमली, जिस तरह के अमेरिका के अमली ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है कि अंडरग्राउंड अमेरिका ने ईरान को इस सारे मामले में इत्मीनान में लिया हो। ये इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, सिर्फ सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने के लिए, उनसे पैसे लेने उनसे के लिए, ये सब कुछ खींचने के लिए किया हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हो। ये तो होता रहा है। ईरान इराक ना कि दोनों तरफ असलहा बेचा जाता है, ईरान इराक लड़ने वाले दोनों। आपको याद है कुवैत के मामले में क्या हुआ था कि उनके सफीर ने क्या कहा था कि कर ले, कोई बात नहीं। उससे भी पहले मैं जा रहा हूँ, ईरान इराक जो जंग थी जो 10 साल चलती रही, उस वक्त ईरान के अमेरिका के साथ शाह के जाने के बाद ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता थे, कोई ताल्लुक था ही नहीं ज़ाहिरन। जबकि वो ईरान में उनके कैप्टिव्स थे अमेरिकन कुछ, और इन्होंने कार्टर के ज़माने में हमले भी किए थे। उस ज़माने में भी रेगन की हुकूमत के दौरान ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल ईरान को निकारागुआ के ज़रिए असला पहुँचाता रहा, इसराइल के ज़रिए ईरान को असला अमेरिका देता रहा ताकि इनकी जंग आपस में चलती रहे। उस वक्त भी मतलब इनका थ्रू आउट, अगर आप अमेरिका की पॉलिसी इस्लाम के हवाले से, मुसलमान ममालिक के हवाले से अगर आप देखें तो यही नज़र आएगी कि वो दो मुसलमान आपस में लड़ाता है, आपस में लड़ाता है। अच्छा सर, इसमें इससे पहले कि हम ट्रंप की तकरीर के कुछ चीज़ों के ऊपर आएँ जो कि बड़ी अहम है, पाकिस्तान के साथ क्या मामला बना है? नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा वफ्द लेके, हत्ता कि अपना वकील भी, जो वकील उनका केस लड़ा, उसको भी लेके चले गए। इतना बड़ा वफ्द ले जाने की ज़रूरत क्या थी? क्या वहाँ पे कोई बड़े मुआहदे होने थे? फिर उसके बाद उनके साथ जो मामला हुआ, कोई तकरीर का मौका नहीं, कोई कहीं वो लाइमलाइट में नज़र भी नहीं आए, हालांकि पाकिस्तान की फ़ौज का एक अहम बंदा जो है सिपा सलार वहाँ पर जाकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान की कोई वैल्यू फील नहीं हुई क्या? ये कोई डेलिब्रेट था या कोई बस उन्होंने, मैं अगर आप इजाज़त दे तो मैं अर्ज़ करता हूँ, ये कन्फ्यूजन है, ये समझ लीजिए इबहाम है हमारी खारजा पॉलिसी में। हमें खुद पता नहीं है हमारी खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी की ये सूरत हाल है कि ये खुद बहुत कभी राइट हो जाती है, कभी लेफ़्ट हो जाती है। सूरत हाल ये है कि एक तरफ हमने राहील शरीफ को NOC दे दिया कि वो जाए और वहाँ जाकर संभाल लें, और दूसरी तरफ जब ये दावतनामा, और फिर ये दावतनामा भी मिला, तो इस दावतनामे को फौरी तौर पर कबूल किया और हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ गया। हम वजारत खारजा से इतलात आ रही थी, बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं, ट्रंप से वहाँ मुलाकात होगी, फ़लाँ दिन तकरीर होगी, इस समिट के दूसरे दिन मियाँ साहब की तकरीर होगी, वज़ीर आज़म की तकरीर होगी, ये सब खबरें आ रही थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ, इससे बड़ी बात, ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये हुई, और इंतहाई तकलीफ़ दे बात, और अमेरिका के अज़ाइम का इजहार हुआ अमेरिका उसके ट्रंप की इस तकरीर में कि देखिए ये जो दहशत गर्दी की जंग हुई है इस खित्ते में, कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ इंसानी जानों के ज़िया के हवाले से? अफगानिस्तान पहले नंबर पे है मेरे ख्याल से। तो नहीं, देखें अफ़गानिस्तान का तो मामला ये है ना कि अफ़गानिस्तान तो मैदान जंग था, वो तो मैदान जंग था। फिर ये कि अमेरिका उसको तो तस्लीम करता है, उसका तो नाम भी उसने लिया है। यानी या आप यूँ कह लीजिए कि अफ़गानिस्तान की जंग के नतीजे में कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान से 50,000 के करीब सिविलियन और मिलिट्री के लोग उन्होंने जान की कुर्बानी दी। अरबों डॉलर, अरब डॉलर जो है पाकिस्तान के तबाह बर्बाद हो गए। पाकिस्तान की सेहत का के जो एक है, यानी एक पूरी हमारी एक इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गई। लेकिन ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में जो ममालिक दहशत गर्दी से मुतासर हुए हैं उनके नाम में उनका नाम गिनवाते हुए पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि वो पाकिस्तान के बारे में अभी मज़ीद
खौफनाक अज़ाइम रखते हैं और वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और दूसरे वो कहते हैं कि हमने इन कुर्बानियों की पेमेंट कर दी हुई है। उनके हवाले से तो हर बात है, जानी इंसान की कोई कीमत होती है, उनके हवाले से तो हर चीज़ जो है उस पेमेंट ली भी तो है ना सर जी। हाँ, ये भी हमारी भी गलती है, हम क्यों इस तरफ गए, लेकिन ये है कि उन्होंने तो ये कह दिया ना कि हमने सारी चीज़ों की पेमेंट की है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये बहुत बड़ी तकलीफ़ दे, यानी नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हुआ उसको एक तरफ रख दीजिए। असल तकलीफ़ देने वाली बात ये है कि इतनी कुर्बानियाँ, इतना भारत का जिक्र आ गया दहशतगर्द, अंदाजा करें आप, भारत खुद दहशतगर्द है, कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है कश्मीर में। भारत ने बहुत से अपने हमसाये दूसरे ममालिक में भी दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान में की है, पाकिस्तान में की है, नेपाल में की है, भूटान में की है। तो भारत इस तरह के है, लेकिन उसका नाम भी उसे दहशतगर्दी के मुतासर ममालिक में गिना है। फिर सवाल डॉक्टर साहब आपसे, क्यों नाम नहीं लिया पाकिस्तान? नाराजगी है पाकिस्तान से? देखें एक तो बात इन्होंने कही कि जनाब चूंकि पाकिस्तान पैसे ले चुका है लिहाजा नाम नहीं लेंगे। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताऊं। आपके इन प्रोग्रामों में मैं कई बार ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर का तकर्रुर ना होना एक बहुत बड़ी ख़राबी का बाइस है। वज़ीर आज़म ने ये पोर्टफोलियो अपने पास रखा हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर अपने इतने मामलात में उलझे हुए हैं कि उनको मेरे ख्याल से इसका वक्त ही नहीं मिलता कि वो अमूर ख़ारजा की तरफ तवज्जो दें। अक्सर मामलात में फ़ौज जो है वो लीड रोल अदा कर रही है, बहुत फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। ख़ास तौर पर चले मैं वो तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए इस पर्टिकुलर जो ये इवेंट हुआ है इसके हवाले से बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ से उठकर चले गए कि मैं जाके वहाँ तकरीर करूँगा और आप तकरीर कर देते हैं। अक्सर ममालिक जो हैं उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते हैं, वो पहले जाते हैं, वो जाकर वहाँ पर मुलाकातें करते हैं, वो देखते हैं कि कोई मौका है, हमारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट अगर आएगा तो उस हेड ऑफ़ द स्टेट की मुलाकातें किन से होंगी, क्या प्रोग्राम है इसका, क्या शेड्यूल है, इस शेड्यूल में हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होगा, वो तकरीर का मौका मिलेगा। यहाँ से कोई गया नहीं। वज़ीर आज़म साहब चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए 60 आदमियों का एक वफ़द लेकर वहाँ पहुँच गए। इतना बड़ा वफ़द लेकर किसी ऑफिशियल विजिट पर जब कोई हेड ऑफ द स्टेट जाता है, जब बहुत से मुआहदे करने होते हैं, उनके बहुत से डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साथ होते हैं, बहुत से नुमाइंदे वो साथ होते हैं, कुछ प्रेस के लोग साथ होते हैं, वहाँ जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी होती है मुख्तलिफ मुआहदों, फिर इतना बड़ा वफ़द लेके जाया जाता है। अगर कहीं ऐसी हेड ऑफ द स्टेट इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर तो वो चंद एक बड़ा मुख्तसर वफ़द जाता है। इसके लिए कोई होमवर्क नहीं किया गया। होमवर्क जो हुआ वो होम में हुआ होगा, वो होमवर्क वहाँ जाकर किसी पहले से नहीं हुआ, इदारे ने किसी ने नहीं किया। वहाँ जाकर जो भी मतलब है, अगर कोई मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है वो पहले पहुँच जाता है, या कोई सेक्रेटरी खारजा पहले पहुँच जाता है, या वहाँ का मकामी सिफारत खाना जो मतलब उस मुल्क का होता है वो इस मामले में लीड रोल लेता है। इस किस्म की कोई एक्सरसाइज वहाँ नहीं की गई। हाँ, तकरीर तैयार कर ली गई इस खुशफहमी में कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं तकरीर करूँगा। वहाँ तकरीर का मौका क्यों नहीं दिया गया? अब तो मैंने एक तो ये है कि डेलिबरेटली उन्होंने इग्नोर किया पाकिस्तान को, जैसे भी बात सामने आई कि वहाँ ट्रंप साहब ने भी अपनी स्पीच में नाम नहीं लिया। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल वही है ना सर कि वो क्यों हमारे बता रहा ना, ये ख़तरा हो सकता है कि पाकिस्तान चूँकि बड़े टाइट रोप पर चल रहा है ईरान और सऊदी अरब दोनों से, ईरान हमसाया है, ईरान से ताल्लुकात रखना चाहता है। राहिल शरीफ जो हमारे थे वहाँ गए थे, उस वक्त भी ये बातें आई थी कि जी हमें अपने मतलब इस तरह बिल्कुल एक साइड नहीं लेनी चाहिए, और उसमें बयान ये आया कि राहिल शरीफ साहब ने ये उस जो मुआहिदा हुआ है उसमें है कि वो किसी मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ उसमें नहीं होंगे, बल्कि वो आपस में करीब लाने की कोशिश करेंगे सऊदी अरब को और ईरान को। चांसेस उनको ये महसूस हुए, मैं भी ये अभी मफरूज़ा है, मैं कोई दिल की बात नहीं जानता या वहाँ एक्चुअल जो हुआ मुझे नहीं मालूम, कि कहीं नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में इसका कोई हाशिए पर भी मतलब बॉर्डर लाइन पे भी कोई जिक्र ना कर दें इस चीज़ का कि ईरान के साथ कोई पैचअप होना चाहिए, कोई होने चाहिए किसी भी दर्जे में। इसलिए उनको मतलब एक तो हो गया कि पाकिस्तान अभी भी ईरान के साथ ताल्लुक अच्छे रखना चाहता है, नंबर 1 पाकिस्तान ये वजह चाहिए। नंबर 2 सीपैक पे भी तब चढ़ी हुई होगी अमेरिका को, वो भी है, लेकिन इसमें यह कि पाकिस्तान को ऐसा जिक्र ना कर दे वहाँ पर उस स्पीच में, और वो माहौल जो है उनका जो बना हुआ है वो ख़राब ना हो जाए। असल में वो जो बात मैंने किया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी खुद बहुत चल रही है, हमारे अकाबरीन को नहीं पता कि इन्हें किस तरफ चलना है।
देखिए एक तरफ सर जिक्र ना करना, देखिए जिक्र ना करना अमेरिका की नाराजगी का सबूत है कि अमेरिका पाकिस्तान से देखिए एक ज़माना था। देखिए बहुत सी वजूहात की बिना पर असल में अमेरिका ने तो पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है। आपको मालूम है हमीद गुल मरहूम कहा करते थे कि अफ़गानिस्तान ठिकाना अफगानिस्तान बहाना और ठिकाना हुआ पाकिस्तान। अफगानिस्तान तो बहाना है, नहीं पाकिस्तान निशाना, निशाना। तो पाकिस्तान को है, और उसकी वजह ये है, बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान क्योंकि वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर मुल्क है, लिहाजा उसे साइड लाइन किया गया है, उसे यानी एक दीवार के साथ लगाने की कोशिश। तमाम 54 कंट्रीज़ में वाहिद एक एटमी ताकत है। तमाम इन इस्लामी मुमालिक में पाकिस्तान की फ़ौज और वाहिद फ़ौज है जिस पर के मतलब है, जिसके बारे में ये है कि वो एक बाकायदा डिसिप्लिन आर्मी है, जिसके एक एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सऊदी अरब ने 34 ममालिक की जो एक वो बना रहे हैं कोलिशन, उसकी वो सरबराही के लिए किया है, जिनकी कहने पर अपने उन्होंने आर्मी चीफ तक को फारिग कर दिया है। और उस मुल्क को, जिस मुल्क ने इस मतलब बुश के ज़माने में तो मुशर्रफ साहब का जो ज़माना था तो बुलाकर फ्रंट लाइन स्टेट का उनको दर्जा दिया गया कि जी हम आपको एजाज़ दे रहे हैं कि आप फ्रंट लाइन स्टेट हैं। और उस फ्रंट लाइन स्टेट के साथ अब ये हालत आ गई है कि उसको ना सिर्फ यह है कि बिल्कुल मतलब इग्नोर किया गया है ना वहाँ पर। तो मैं फिर एक बात को फिर दोहराऊंगा कि फॉरेन पॉलिसी को, टर्की को देखिए, हालांकि टर्की के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि टर्की ने फुल फ्लैज हिस्सा लिया है ये जो चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई है OBOR के वाले से, लेकिन वहाँ उसने टर्की ने अपना वफद भेजा, खुद नहीं गया। तो ये एक होता है, ये है पॉलिसी, नहीं उसकी ये है ना टर्की ये है गुलन के हवाले से, ये है बताना। देखिए टर्की नहीं, अभी अपना ट्रम्प से जाके व्हाइट हाउस में कौन मिला है? उर्दुगान मिला। वहां जाके तो मिल रही है आप ट्रम्प से, यहाँ आप नहीं आए। यहाँ आके उसे साइड में, हालांकि इसके ईरान के साथ भी इतने ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसने एक साइड बनने की कोशिश, मतलब यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि टर्की की भी ईरान ने, टर्की ने इस मामले में थोड़ी सी एहतियात की है जो हम नहीं कर सके। और उसके बाद और किया क्या, उसके चंद रोज़ पहले ईरान का एक वफ्द है वो मिलिट्री, वो पाकिस्तान आ गया। अब ये तो आप पूछ रहे थे ना क्या वजह, ऐन मुमकिन है कि अमेरिका को ये बात भी पसंद ना आई हो या सऊदीया को भी ये बात पसंद ना आई हो। और मज़ीद पाकिस्तान के साथ क्या किया गया कि ट्रंप साहब वापस पहुँचे तो कांग्रेस ने पहला काम ये किया कि जिन ममालिक की फ़ौजी इमदाद को कर्ज़े में तब्दील किया गया है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। गोया इमदाद ख़त्म, कर्जा शुरू। हालांकि होने नहीं चाहिए था। और ये यकतरफा कर दिया। यकतरफा फैसला तो नहीं होता। उस वक्त उन्होंने फौजी इमदाद के नाम पर इमदाद दी और अब उसको कहा कि वो पंजाबी है, सीधा पंजाबी में कहते हैं डाढ़े दा 7 दा 100। अच्छा बेग साहब, अब हम आते हैं ट्रंप की तकरीर के ऊपर। उसकी तकरीर के एक अखबार है, उसने 8 हिस्से किए हैं, बड़े अच्छा एक एनालिसिस किया है। इसका पहला है, उसने सोसाइटी के हवाले से बात की है। We are not here to lecture. We are not here to tell other people how to live, what to do, who to be, or how to worship. Instead, we are here to offer partnership based on shared interests and values to pursue a better future for all of us. कि we are not here to lecture, we are not here to tell other people how to live. बड़ा एक बताया कि जनाब हम इसके लिए नहीं हैं, हम यानी कि हम आपको तबसरा नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे टू परस्यू अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। हम इसलिए आए हुए हैं, यानी कि उन्होंने खैर सगाली के तौर पे कहा कि हम अपने कोई नजरियात आप पर नहीं थोपते, हम तो आपके साथ खैर सगाली के लिए आए हुए हैं। नजरियात कौन से और रह गए थोपने वाले? यही मैं अर्ज करने लगा था, आपने खुद ही जवाब इसका दे दिया। मगरबी तहजीब, इनकी तहजीब, अमेरिकन की तहजीब, वो तो हम पहले अपना चुके हैं। वो तो उसके जो असरात हैं वो हम पर मुरतब हो रहे हैं और वो कल्चरली हमें फ़तह कर चुके हैं। अब वो इन चीज़ों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अब हम उनके पार्टनर्स हैं, ये मतलब है। अब हमें ज़रूरत नहीं रही कि आप पर ये चीज़ें मुसल्लत की जाए। आप इन चीज़ों को तस्लीम कर चुके हैं, आप इन चीज़ों को ले चुके हैं। बल्कि मुझे तो यूँ महसूस होता है कि बाज़ मामलात में हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नज़रियात थोपे नहीं जाते कभी भी, मतलब अपनी सकाफत थोपे नहीं जाती, ये अपने अमल से ज़ाहिर की जाती है। वो उन्होंने अपने अमल से ज़ाहिर कर दी
उनकी बीवी और बेटी जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने एक ड्रेस तो लंबा ज़रूर पहन लिया, लेकिन उन्होंने स्कार्फ नहीं लिया। जबकि ओबामा जब वहाँ पर आए थे तो उस वक्त उनकी सऊदी अरब की शर्त थी कि आपकी बेगम जो है वो स्कार्फ लेकर आएंगी। अब उन्होंने जो सकाफत या ये जो होते हैं ना कल्चरल चीज़ें, ये अपने अमल से एक्चुअली वो की जाती हैं। अभी मिसाल के तौर पर वो अपनी बेबी के साथ बेटी को भी साथ लाए। बेटी वहाँ पर एक एनजीओ अमेरिका में उन्होंने कायम किया, फ़ंड कायम किया है औरतों के लिए, और वो फ़ंड में सऊदी अरब ने $10 करोड़ यानी $100 मिलियन उस फंड को डोनेट कर दिए। और फंड क्या है, उसमें खाली औरतों के हकूक़ की बात नहीं है, उसमें वो गे मैरिजेज और उसके हवाले से भी सारे मतलब उसमें है। और सऊदी उसमें इसका मतलब यह है सऊदियों का पैसा उस फंड में लगा है जो कि गेज और लेस्बियन को, तो वो उनका ज़बान से कहना कि हम कल्चर अपना थोपने नहीं आए, हम मजहब से तो करते ही नहीं। सेकुलरिज्म जो है, मतलब अमेरिका में आप जाकर मस्जिद बना लें, अमेरिका में आप रोज़े रखें, पाबंदी थोड़ी है, बल्कि वहाँ तो वो रमज़ान में भी आपको एक इफ्तारी का प्रोग्राम भी व्हाइट हाउस में कर दिया जाएगा, ट्रम्प साहब भी कर देंगे, और ईद का डिनर भी वो दे देंगे, उसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। सेकुलरिज्म जो है, लिबरलिज्म जो है, वो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं कहता। और कल्चर जो है वो पढ़ाया नहीं जाता, कल्चर के लेक्चर्स नहीं दिए जाते, कल्चर तो शो किया जाता है। और वो कल्चरली तो खैर एक्चुअली मुस्लिम उम्मत जो है 44 नेशन स्टेट्स अगर आप देखें, हालात का जायज़ा लें, कोई मुल्क भी हो, वहाँ पर कल्चर तो वेस्ट का पूरा आ चुका है। अच्छा, अगला पॉइंट है टेररिज्म। उन्होंने टेररिज्म को जो है उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ बैटल बिटवीन डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट सेक्ट्स और डिफरेंट सिविलाइजेशन, दिस इज अ बैटल बिटवीन बारबैरिक क्रिमिनल्स हु सीक टू obliterate human life. Terrorists do not worship God, they worship death. This is a battle between good and evil. ये टेररिज्म के हवाले से जो ये बता रहे हैं, टेररिज्म की तारीफ अब अमेरिका बताएगा सबको। मैं अर्ज करता हूँ, बारबैरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, हर अमरीकी को शर्म आनी चाहिए। जितनी दरिंदगी का, जितनी बहीमत का, जितनी वहशीपन का मुजाहरा गुज़श्ता अशरे में या 2 अशरों में अमेरिका ने किया है, जितने इंसान खून उनका खून जो है वो मट्टी में मिलाया है, जितने इंसान मारे हैं अमेरिका ने किसी भी दहशतगर्दी में, किसी भी दहशतगर्दी के वाक़यात में, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात को अगर जमा कर लिया जाए, जितने भी मुसलमानों से जो लेबल किया जाता है जिन पर, उन तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका 1/100 हिस्सा, शायद 1/1000 हिस्सा भी ना बने जो अमेरिका ने इंसानों को बेदरेग मारा है और मासूम इंसानों को मारा है। अफ़गानिस्तान में, इराक में, लिबिया में जिस तरह मारा है, और सबसे बड़ा बम इस्तेमाल कर दिया उन्होंने, और उसकी कैजुअलिटीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि तो बारबैरिक का नाम लेते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। यानी सूरत हाल ये है अब ये कि दरिंदों ने वो लिबास पहन लिया है, शराफत का लिबास पहन लिया है, और ख़ुद शरीफ अपने आप को कहते हैं और दूसरों को दरिंदा कहते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग रिएक्शन में टेररिज्म कर रहे हैं, हम उनको भी इंडोर्स नहीं करते, हम उनकी भी कंडेम करते हैं, टेररिज्म की हर फॉर्म को कंडेम करते हैं, लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कि सबसे बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज कौन कर रहा है, मुल्की स्टेट टेररिज्म। कश्मीर में क्या आ रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए थी कि इसने कश्मीर का नाम नहीं लिया वहाँ जहाँ इंसानों को अंधा किया जा रहा है। टेररिज्म की तारीफ अब ऐसा महसूस होता है उसकी तकरीर से कि टेररिज्म की तारीफ अब अमेरिका करेगा, और जो तारीफ वही करेगा वही इस्लामी मुल्क जो सामने बैठे हैं उसको इख्तियार करेंगे, और उसको आगे लोगों को इजराइल खुद एक टेररिस्ट स्टेट है, इजराइल खुद क्या कर रहा है, गजा में क्या किया है, गजा में क्या किया है। देखिए ना, यानी जो काम अमेरिका के ख़िलाफ़ होगा, जो कार्रवाई अमेरिका के ख़िलाफ़ होगी वो टेररिज्म होगा, और जो अमेरिका इंसानों का खून बहाएगा वो अमन होगा। देखिए ना, इसराइल के वज़ीर आज़म को भी नोबेल प्राइज़ मिला है पीस का, और बर्मा की वज़ीर आज़म को भी मिला है, कि हर उस हेड ऑफ स्टेट को मिला है जिसके हाथ रंगे हुए हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के खून से रंगे हुए। तो इन्हें ये बारबैरिक का लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। आगे चलते हैं जी। ईरान का जो जिक्र इसने किया है, उसने कहा है कि गुज़िश्ता दिहाइयों से ईरान टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है, एक्सट्रीमिज़म को फ़रोग़ दे रहा है, सेक्टेरियनिज़म को फ़रोग़ दे रहा है।
और उन्होंने ये कहा है कि अनटिल द ईरानियन regime is willing to be partner for peace, all nations of conscience must work together to isolate Iran, deny its funding from terrorism, and pray for the day when the Iranian people have the just and righteous government they सेम deserve. थिंग, यही काम इराक में अमेरिकन ने खुद किया है। वहाँ पर सद्दाम को और उनको वो करने के लिए वहाँ के जो शिया माइनॉरिटी थी उसको उठाया है। इस वक्त वहाँ पर प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म दोनों शिया हैं और उनको पूरी आशीर्वाद हासिल है ईरान। यही काम तो अमेरिका खुद करता रहा है। ईरान के साथ उसका सर मामला जो है, मैंने फिर वही पहले भी जिक्र हुआ कि एक अजीब सा एक ताल्लुक़ है ईरान के साथ। ईरान में जो हमारी अहादीस के अंदर भी एक ईरान का एक है, और जब दज्जाल का खुरूज होगा तो इस्फहान से 70,000 यहूदी उसका साथ देंगे, और ईरान में यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद ईरानी यहूदियों की मौजूद है। तो ईरान के मामले को अमेरिका क्या ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ बढ़ा इसलिए रहा है कि उसने बाकी उम्मत को जो है वो इकट्ठा कर दे, और अब इस हालात ये हो गए हैं कि इसराइल कम बुरा रह गया, इसराइल कम बुरा तो रह बुरा गया है ही नहीं, और ईरान असल बुरा बन गया है। बुनियादी तौर पर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, वो ना ईरानियों का हमदर्द है ना सुन्नियों का हमदर्द। अब बहुत जल्द सऊदी अरब का शायद वो कबूल भी कर ले ईरान अपना इसराइल उस जंग को जो अमेरिका ने खुद शुरू की इस खित्ते में, अब इस खित्ते में लाकर इस खित्ते के लोगों को आपस में लड़ाकर अपना मकसद हल करना चाह रहा है। फर्स्ट गल्फ वॉर में जितना भी उसका खर्च हुआ था उसने कुवैत और सऊदी अरब से वसूल कर लिया था, लेकिन जब अफ़गानिस्तान में वो आया, इराक़ में हमला किया उसने, तो अब उसको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े। अब उनको एहसास हुआ कि जब उनकी इकॉनमी बिल्कुल वो मतलब बैंकरप्ट होने जा रहे हैं और बड़ी मकरूज़ हुकूमत है तो अमेरिका की हुकूमत जो है, अब उनको जब महसूस हुआ है तो अब दोबारा उन्होंने अपनी इस इन्वॉल्वमेंट को अपने गले से वो उतार कर और दोबारा मुसलमानों के गले में डालने की कोशिश की है कि अब तुम फंड करो इस जंग को। अब इस फंड को दोबारा, इस जंग की फंडिंग जो है वो इन्हीं मुल्कों की देखिए असर जो कुछ ईरान से हो रहा है वो अपनी जगह ठीक है, उसे आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान ममालिक का एक इत्तेहाद उनके ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान भी इस हवाले दहशत गर्दी के हवाले से बिल्कुल ही कोई मासूम रहा है। इसमें देखिए ना यमन में जो कुछ हो रहा है, आप देखिए हिज़्बुल्लाह जो कुछ कर रहा है, इसके साथ साथ आप देखें कि इराक़ में जब सुन्नियों की जो थी जद्दोजहद तहरीक उसने ज़ोर पकड़ा तो ईरानी गार्ड्स यहाँ से गए इराक़ की इमदाद करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ईरान भी बिल्कुल मासूम है, लेकिन ये कि आप कह सकते हैं कि फिर रद्द-ए-अमल में अगर अमेरिका या दूसरी पावर ये कर रहे हैं तो वो ईरान भी रद्द-ए-अमल में ये कुछ कर रहा है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान के साथ ये कुछ हो रहा है और ईरान से भी जो कुछ हो सकता है वो कर रहा है। लेकिन उससे मकसद देखें क्या हासिल हो रहा है कि ये जो अरब ममालिक हैं, जितना दूरी उनकी थी इसराइल के साथ, वो दूरी अब ख़त्म होने के करीब है। अच्छा, इस सिर्फ ईरान की वजह से। अच्छा, इस हवाले से अभी तक जो बात है, मैं एक समझता हूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती है, ये जो ईरान मसलक के हवाले से बात है। देखिए आपने देखा जब पाकिस्तान में चंद साल पहले दहशत गर्दी बहुत अरूज पर थी और ये रोज़ का मामूल बन चुका था, कोई ना कोई वाक़या उस वक़्त, और क्या होता था, एक बम ब्लास्ट होता था उसमें मस्जिद में और एक बम ब्लास्ट होता था उसमें क्या कहते हैं जी, इमाम बारगाह में। ये एक खुशकिस्मती की बात है कि उसके बावजूद पाकिस्तान के अहले सुन्नत ने और पाकिस्तान के अहले तशीह ने इस मामले में बड़ी अक्लमंदी का और बड़ी ही दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। वो अमेरिका की तमाम मकारी और तमाम अय्यारी इस हवाले से पाकिस्तान में नाकाम हुई है, जो अरबों में बहुत कामयाब हो गई है। पाकिस्तान में यहाँ आपने नहीं देखा होगा कि अवामी सतह पे अहले शिया, अहले सुन्नत और अहले तशीह की इस बात में लड़ाई हुई। ईरान अरब की मुखासमत तो बहुत पुरानी है, उसको तो आप मतलब ट्रेस करने चलेंगे तो बहुत पीछे जाएगी, लेकिन बजाय इसके कि उसको कम किया जाता, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका ने अपना मफाद हासिल करने के लिए उस मुखासमत को दोबारा उजागर करके मुसलमानों का मैं इसको एम्फसाइज करना चाहता था कि पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत रहा है कि अमेरिका की पुरजोर कोशिशों के बावजूद बहुत सी तंजीमों को बहुत फंड किया गया इस काम के लिए, लेकिन यह है कि यहाँ हुआ है
दोनों जगह पे बम नहीं, धमाके, लेकिन मतलब अवामी सतह पे मोहल्लों में साथ साथ रहते हुए उनकी मोहब्बत एक जैसी रही है। हमारे अवाम को इस बात की समझ आ गई है, आगाही और है। अवामी लेवल पर भी, और जो मजहबी लीडर हैं उन्होंने इस रवादारी का और सबूत दिया है। यहाँ पर ऐसी तंजीमें वजूद में आ गई हैं, जैसे मिली यकजहती कौंसिल है कि जिन्होंने आपस में मिल बैठकर इस बात को समझा है कि दुश्मन हमें लड़ाकर हमारे मुल्क का अमन सुकून तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने फिर आप देखा बहुत अरसा हो गया कि ऐसा कोई वाक़या जो आप बता रहे थे वो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि वो ये चीज़ पाकिस्तान की हद तक अमेरिका की साजिश नाकाम हो और यहाँ पर वो मामला, हम तो कहते हैं वहाँ भी नाकाम हो, वहाँ भी नाकाम हो, लेकिन चले यहाँ पर अभी तक नाकाम रही है तो नाकाम ही रहे। नहीं, हम तो कहेंगे कि वो जो मिशन लेकर वो कोलिशन बनी है वहाँ पर 34 ममालिक की, अल्लाह करे कि वो उसमें कामयाब हों, कि उसमें खासमत को कम करने में उनका एक रोल अदा करें वो। अच्छा, अगला है जी ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया है इन्होंने। Our partnerships will advance security through stability, not through radical disruption. We will make decisions based on real-world outcomes, not inflexible ideology. We will be guided by the lessons of experience, not the confines of rigid thinking. And wherever possible, we will seek gradual reforms, not sudden intervention. अब ह्यूमन राइट्स के चक्रों में आप देखिए कि वो किस चीज़ को जो है उसमें शिकार करेंगे ह्यूमन राइट की गोली से। इस्लामी सजाएं, क्या सजाएं जो है, क्या तौहीन सजाएं रिसालत जो है वो उन ममालिक में राइज नहीं है। क्या सजा का किसी मुल्क में निफाज जो है वो ह्यूमन राइट को ह्यूमन राइट्स है क्या सर? ह्यूमन राइट्स है क्या? क्या ह्यूमन राइट्स है? देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप सड़क पे बाहर जा रहे हो और अपने हाथ जोर जोर से हिला रहे हो और किसी को थप्पड़ पड़ जाए, आप कहेंगे मैं आज़ाद हूँ, तो वो आदमी कहेगा जनाब आपकी आज़ादी आपके दायरा कार के अंदर है, आपकी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप हाथ हिलाए और मुझे थप्पड़ मार दें। तो ह्यूमन राइट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स हमेशा किसी हदूद व क़यूद के पाबंद होते हैं। चाहे वो एक सेकुलर माशरा हो, उस सेकुलर माशरे में भी उस ह्यूमन राइट्स के कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम मुसलमान हैं, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने हुदूदुल्लाह का जिक्र किया है। वो हुदूदुल्लाह जो हैं उनको बरकरार रखना, कहीं पर है फला तक़रबूहा, कहीं पर है फला तातदूहा, उनके करीब भी मत जाओ या उनसे तजावुज़ मत करो। ह्यूमन राइट्स के अंदर अंदर है। हमारे ह्यूमन राइट्स सारे जो हैं वो उस डिवाइन गाइडेंस के ताबे हैं जो कुरान और सुन्नत में है। लेकिन जो जिस ह्यूमन राइट्स की ये बात कर रहा जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। कुरान हकीम में सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, जहाँ पर कि जितने तफसील से ह्यूमन राइट्स का जिक्र है, मैं कहता हूँ आजकल का कोई चार्टर जो है, यूएनओ का चार्टर या कोई ह्यूमैनिटी का चार्टर उतनी वो मतलब है ह्यूमन राइट्स नहीं दे सकता। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी वस साहिबि बिल जंबी व इब्निस सबीली व मा मलकत अयमानुकुम, तुम्हारे हाथ का माल तक, पड़ोसी, नज़दीकी पड़ोसी, रिश्तेदार, आर्जी पड़ोसी, सबको लेकर वालदैन से शुरू करके, और वमा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारे हाथ का माल है, उसमें लोगों ने उन जानवरों को भी शामिल किया है। तो इस्लाम तो राइट्स जो है वो जानवरों के हकूक़ और यहाँ तक के जमादात के हकूक़, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, दरख्तों के हकूक़। आप दरख्त को खामखा नहीं काट सकते, किसी रात को दरख्त पर कोई छुरी नहीं चला सकते। जानवर को ज़िबा करना है तो भी आप तेज़ धार आले से करेंगे, कम से कम तकलीफ पहुँचाएंगे। वो डिवाइन गाइडेंस जिसके हम अब्द हैं, हम बंदे हैं अल्लाह ताला के, उस अल्लाह ताला ने वो तमाम राइट्स जो हैं बड़ी वजाहत से बयान कर दिए हैं। उससे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का कोई प्रचारक नहीं हो सकता। वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स क्या है सर? वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स ये हैं कि आप तो किसी की मुक़द्दस तरीन हस्ती को गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की ज़ुबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, और उसको गाली लिख भी सकते हैं, लेकिन आप होलोकॉस्ट पर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स है? ये है उनके ह्यूमन राइट्स। मैंने बल्कि सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स है ना उनके, सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स हैं, ये है उनका। लेकिन इसकी आड़ में आप ये सोचेंगे सबसे बड़ी जद पड़ेगी। आप किसी जू के खिलाफ बात करेंगे तो आपको एंटी सेमाइट कह दिया जाएगा। हालांकि एंटी सेमाइट का मतलब यह है कि जो हज़रत नूह की साम के औलाद में से, उसमें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। एक मुसलमान तो एंटी सेमाइट हो ही नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम भी हैं। तमाम अंबिया जो हैं वो मतलब उसमें शामिल हैं, और हम तमाम अंबिया को मानते हैं। और हमारे नज़दीक किसी भी नबी के बारे में कोई माज़अल्लाह
बहुत बुरे लफ्ज़ का ना, गलत लफ्ज़ या कोई ऐसी बात हम कह ही नहीं सकते, कोई मुसलमान कह ही नहीं सकता। और हमारा अंबिया और रसूल उसके नज़दीक हमारा दीन तो कहता है कि तुम इनके झूठे खुदाओं को मत कुछ कहो, ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे सच्चे खुदा को कुछ कह दें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का जिक्र उन्होंने किया है ट्रंप साहब ने, ये भी इस्लाम की उन जड़ों को खोदने के दरपे नहीं है। देखिए अब ये मुख्तलिफ कार्टून, देखिए कार्टून शुरू हो गए। जिस तरह हम कहते हैं कि हर एक का अपना सच होता है, ये उनका अपना सच है कि उनके ह्यूमन राइट्स, वो अगर कहें कि दो मर्द आपस में शादी कर सकते हैं, दो औरतें इकट्ठी रह सकती हैं, तो वो भी मतलब ह्यूमन राइट्स शुमार हो जाएंगे, हालांकि वो हमारे कौम लूत है। और उनकी जो मुकद्दस किताबें हैं उनके नज़दीक भी बहुत बड़ा गुनाह है ये। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ कि ये जो यहाँ जो इस्लामिक हवाले से बास कवानीन हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की आड़ में उनको तहस नहस करना मकसूद हो सकता है, जैसे 295C है या कादियानियों के खिलाफ जो भी हमारे आइन में दफात मौजूद हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत मामलात में हमारी नसाबी किताबों वगैरह में मज़हब के वाले से हमने बहुत पसपाई इख्तियार की है मगरब की डिक्टेशन पर। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, ये मेरा दिल कहता है कि ये मामला कादियानियों का मामला हो या तौहीन रसालत का मामला हो, इस मामले में पाकिस्तानी कौम किसी सूरत में अमेरिका का बाप भी आ जाए और सारे यूरोप को साथ मिला ले, इस मामले में पाकिस्तान अव्वल तो पसपाई हासिल करेगा नहीं। और अगर पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने पसपाई करने की कोशिश की तो वो हुक्मरान रहेगा नहीं। पाकिस्तानियों का मामला मज़हब से बाकी मुसलमान ममालिक की निस्बत मुख्तलिफ है। यहाँ वो बंदा जो नमाज ना पढ़ता हो वो मस्जिद की हुर्मत के लिए सबसे पहले कट मरता है। ठीक, तो यहाँ ये मुमकिन नहीं है, ये उन्हें गलत फहमी है, ये वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। अगला पॉइंट है सर सीरिया के हवाले से फरमाते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशंस मस्ट वर्क टुगेदर टू एंड द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन सीरिया, एरेडिकेट आइसिस एंड रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द रीजन। आइसिस को क्राइसिस किसने क्रिएट किया सीरिया में? क्राइसिस किसी और ने क्राइसिस क्रिएट किया, अमेरिका ने खुद क्या किया अपने उस तकरीर में, तो खुद क्या किया है कि जनाब ये क्राइसिस क्रिएट किया है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया है। वहाँ से इतनी बहुत बड़ी तादाद में जो इनखला हो रहा है, अब जब वो मतलब है एक उनकी पब्लिक ओपिनियन भी है ना, उनकी पब्लिक ओपिनियन में भी वाकई बड़ी जाती शुरू हुई, बच्चे साहिलों के किनारों पर मरने शुरू हो गए हैं। इसीलिए वो वेस्ट ने और जर्मनी ने फिर वो ओपन किए थे ना अपने बॉर्डर। तो क्राइसिस क्रिएट उन्होंने किया, दे शुड टेक द बर्डन। टर्की तो बर्डन ले रहा है, टर्की में कितने ज़्यादा मुहाजिरीन जो है वो अपना, और वहाँ उनको लुक आफ्टर कर रहा है। टर्की की जो इकॉनमी है वो बड़ी अंडर प्रेशर है इस हवाले से। लेकिन क्राइसिस क्रिएट किसने किया है? आइसिस किसने क्रिएट की? आइसिस क्रिएट किया, वो तो खैर अपनी जगह है सारी बातें। आइसिस क्या मतलब, जो वो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वहाँ पर, वो इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं वहाँ पर। आज ये चाहे तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या मकसद, ये जिक्र जो इन्होंने फरमाया यहाँ पे, इसका मकसद क्या है? रशिया अपनी बेगुनाही साबित कर रहे नहीं किया, बल्कि ये जिक्र उन्होंने अपने, जैसे वो कहते हैं पंजाब में, गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात की है। और इन लोगों को, ये मुसलमान वालों को तरगीब दिलाने की कोशिश की है कि यार ये बोझ कुछ तुम भी उठा लो, कुछ तुम भी ये रिफ्यूजीज जो हैं वो एक्सेप्ट कर लो। वहाँ पर तो शाम में बचा कुछ नहीं, उनकी जो मेन सिटीज़ हैं, हलब है, मूसल है, दमिश्क है, वहाँ पर तो मतलब कोई इमारत खड़ी भी नहीं रह गई बाकी। इसमें मैं एक इतनी ज़्यादा हुई है, मुख्तसर सी बात करूँगा। ये जो जिक्र किया है, असल में बुनियाद इसकी ये है कि आज की आलमी सफारतकारी जो है ना, वो ये है, एक जुमले में कह देता हूँ, वो ये है, जुर्म करो और दूसरे पर थोप दो, धड़ल्ले से दूसरे पर थोप दो, बस ये है वो काम। झूठ इतना बोलो, गोएबल द्वारा फार्मूला, कि वो सच साबित हो जाए, लोगों को सच समझना शुरू कर दें उसको। और सर आखिरी चीज़ जो इस हवाले से है, वो जो इन्होंने मुसलमान ममालिक के सरबराहों को मुखातिब करके कहा है, The nations of the Middle East cannot wait for American power to crush this enemy for them. The nations of the Middle East will have to decide what kind of future they want for themselves, for their country, and frankly, for their families and for their children. But we can only overcome this evil if the forces of good are united and strong, and if everyone in this room does their fair share and fulfills their part of the burden. The nation of Middle East cannot wait for American power to crush this enemy for them. The nation of Middle East will have to decide what kind of future they want for themselves, for their country and for their children.
उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि इनसे आप ही लड़ें, खुद घरों से निकालें, दुनिया से निकालें, हर जगह से इनको निकाल दें। गोया कि अब वो ये चाहते हैं कि अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ये तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपनी फ़ौज के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए अपने अपने ये दहशत गर्दी का जिन जो अमेरिका ने बाहर निकाला है, ये उन्हीं की पॉलिसीज़ का किया धरा है। चाहे वो 9/11 हुआ था, वो भी इन्हीं की पॉलिसी का किया धरा था, इन्हीं की पॉलिसी का किया धरा है। जब वो आग इनके घरों में पहुंची है, जैसे अभी रिसेंटली ये बर्मिंघम मैनचेस्टर में जो हुआ है, किसने किया? अब जो बात सामने आई है वल्लाहु आलम कि वो एक कोई लीबियन उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, तो लीबिया में जो कुछ तबाही लीबिया में जो तबाही मचाई है, अब अगर वहाँ का कोई डिजेक्टेड आदमी, जो कि वो ब्रिटिश नेशनल है, वो कोई लीबिया से नहीं किया, वो नौजवान है और ब्रिटिश नेशनल है, अब अगर वो अपने मुल्क का हाल देखता है और गुस्से में भर के और कहीं जाकर क्या कर सकता है? वो 10-15 बंदों को, उसने थोड़ा सा एक धमाका किया तो 22 बंदे वो भी कंडेमेबल है। मैं उसको कंडोन नहीं कर रहा, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो इशू किसने पैदा किया है? जब ये अरब स्प्रिंग के नाम पर अरब रियासतों के अंदर कहीं पर मुसलमान ममालिक, मतलब है मुसलमान जो हैं, जो इस्लाम पसंद हैं, वो उस मतलब है डेमोक्रेटिकली अगर इलेक्ट होकर ऊपर आ भी जाएं, उनको कोई इख्तियार नहीं दिया जाता, उनको क्रश कर दिया जाता है। अल्जीरिया में हुआ, मिस्र में हुआ, हमास के साथ हुआ, तो रिएक्शन में जब कोई फिर ऐसी कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ़ होती है। अब वो उसको समेट कर वापस मिडिल ईस्ट में लाना चाहते हैं, और ये जिन है बोतल से बाहर आ गया, उस जिन को दोबारा बोतल के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। ब्रिगेडियर साहब और अयूब बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था मुख्तसर सा, क्योंकि वक्त भी महदूद है, हमने कुछ इस पर बात की है, ट्रंप के दौरे के हवाले से भी, उसके अज़ाइम जो उसकी तकरीर में आए हैं, और बस सब कुछ सामने ही आता है कि अब एक कोई नई बड़ी गेम जो है, कोई नया मामला, नया महाज, अब मज़ीद इस मामले को बढ़ाने का जो है वो इरादा लगता है डोनाल्ड ट्रंप का, और जो भी ताकतें हैं दुनियावी उसमें। लेकिन हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि वह मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने साजिश की या उन्होंने प्लानिंग की और अल्लाह ने भी प्लानिंग की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर है प्लानिंग करने में। जो भी प्लानिंग दुनिया में हो रही है, इसराइल, ग्रेटर इसराइल के क़याम के हवाले से, मुसलमानों को दबाने के हवाले से, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और इस हालत में हमारा करने का काम यही है कि हम अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करें, अपने मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनके लिए दुआ भी करें, उनको आगाही भी दें कि भाई किस तरफ जा रहे हो, अल्लाह का दीन है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला को इससे बहुत बड़ा खैर मतलूब है। अपना क़िबला दुरुस्त करो, अपने क़िबले को अल्लाह की तरफ, अपना जो सजदा है वो अल्लाह ताला के लिए, जिसे कहा जाता है कि एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह ताला ऐसे सजदे की हमें तौफीक दे। हमारे प्रोग्राम के बारे में आप राय ज़रूर दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।